Dear aspirants, welcome to today's video. In the part 5th of the series of J&K Reorganization Act, we'll discuss from section 48 and onwards. Before starting our session, here's a brief description of our YouTube channel. You can subscribe to our channel on the link given here, or if you want notes of our online videos, you can contact us on the number given on your screen here. So let's start our session. आज का हमारा पहला जो सेक्शन है वो है सेक्शन 48। सो सेक्शन 48 जो है ये हमें बताता है कि जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल्स इंट्रोड्यूस होंगी, जो वहाँ एक्ट्स बनेंगे और वहाँ पे अगर कोई भी लॉ रूल्स बनते हैं, रेगुलेशंस बनते हैं, बाय लॉज बनते हैं, तो उनकी लैंग्वेज क्या होगी, वो किस लैंग्वेज में बनेंगे। ठीक है, तो क्योंकि हर एक असेंबली की एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है जिस लैंग्वेज में उनके एक्ट्स पास होते हैं, उनकी बिल्स पास होती है या उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो पास होते हैं। तो इसी तरह से हमारी असेंबली के लिए भी प्रोवाइड किया गया है कि जितने भी हमारी बिल्स, एक्ट्स, रूल्स, बाय लॉज पास होंगे वो पास होंगे इन द लैंग्वेज इंग्लिश। सो इंग्लिश को यहाँ पे स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो है वो रखा गया है। बट जब अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ऐसा चाहे तो वो किसी और लैंग्वेज को भी इंग्लिश के अलावा जो है यूज़ कर सकती है इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस एक्ट्स, बिल्स, लॉज, ऑर्डर्स, रूल्स, बाय लॉज एट्सेट्रा। बट अगर वो इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज को भी यूज़ करते हैं तो उनको इंश्योर करना है कि जो लैंग्वेज वो यूज़ कर रहे हैं उसकी ट्रांसलेशन जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोवाइड की जाए। तो अगर फॉर एग्जांपल डोगरी यूज़ हो रही है हमारे एक्ट्स के लिए, या कश्मीरी यूज़ हो रही है, या उर्दू यूज़ हो रहा है, तो इन तीनों के साथ साथ में इंग्लिश ट्रांसलेशन भी करनी ज़रूरी है। तो ये सेक्शन जो है हमें यही बताता है। तो नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा सेक्शन 49, वो हमें बताता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में किस तरह के डिस्कशन पे जो है वो रेस्ट्रिक्शन है। अगर आपको याद होगा जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि लेजिस्लेटिव असेंबली के जो हैं कुछ प्रिविलेजेस होती हैं। ठीक है, उनके कुछ स्पेसिफिक पावर्स हैं, कुछ प्रिविलेजेस हैं कि उसमें जो मेंबर्स हैं उनको फ्रीडम है, वो किसी भी तरह का डिस्कशन कर सकते हैं, किसी भी तरह की स्पीच जो है दे सकते हैं, उस पर उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो सकता है। बट इसमें एक रेस्ट्रिक्शन है उनके ऊपर कि लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है कंडक्ट किसी भी जज का सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वो डिस्कस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो जो हमारे जज हैं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इनका कंडक्ट जो है, इनका बिहेवियर जो है वो हम असेंबली में डिस्कस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज इसका रीज़न है ताकि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है इन जजेस की इंडिपेंडेंस जो है वो मेंटेन रहे। फॉर एग्जांपल कभी ऐसा हो कि कोई ऐसी मुश्किल जजमेंट देनी हो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, किसी सेंसिटिव मैटर पे जो है डिसीजन देना हो। अब अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस में के दिमाग में ये रहेगा कि हम जो डिसीजन दें या हमारी जो प्रोसीडिंग्स रहेंगी वो फिर असेंबली में क्रिटिसाइज होंगी, वो डिस्कस होंगी, हमारे ऊपर जो है नेगेटिव कमेंट्स होंगे, तो इससे जो है एक तरह की उनकी इंडिपेंडेंस जो है वो इफेक्ट हो सकती है। तो उनकी इंडिपेंडेंस मेंटेन रखने के लिए यही सेक्शन जो है 49 ये रेस्ट्रिक्शन लगाता है मेंबर्स पे ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली टू डिस्कस द कंडक्ट एंड द बिहेवियर ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। अब जिस तरह से कोर्ट्स को जो है उनकी इंडिपेंडेंस मेंटेन रखने के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली पर जो है रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, इसी तरह से जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं उनकी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो कोर्ट्स पर लगाई गई हैं। क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं वो हमें बताता है सेक्शन 50, जिसमें मेंशन है कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसका क्या मतलब है? अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई डिस्कशन हो रहा है या वहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं, जो ऑफिशियल्स डिप्लॉयड हैं ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसकी जो भी कोई प्रोसीडिंग्स हैं, जो भी कुछ वहाँ हो रहा है वो किसी भी कोर्ट में डिस्कस नहीं हो सकता, किसी भी कोर्ट में उस पर इंक्वायरी नहीं हो सकती। जो लेजिस्लेटिव असेंबली का बिजनेस है, जो उनका काम है, वो खुद उसको देखेंगे, खुद उसको रेगुलेट करेंगे, खुद उसको मॉनिटर करेंगे, उस
उसके बेसिस पे कोर्ट में उनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हो सकती है। तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली की सैंक्टिटी को मेंटेन रखने के लिए सेक्शन 50 को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसी तरह से अब जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये इसका काम जो है काफ़ी वास्ट है। रूल्स रेगुलेशंस बनाना, लॉज बनाना, बजट डिस्कस करना, अर्जेंट पब्लिक मैटर्स को डिस्कस करना, इसी तरह से ग्रांट्स प्रोवाइड करना, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए इसका काम थोड़ा सा प्रॉपरली स्ट्रीमलाइन करने के लिए सेक्शन 51 जो है, इट प्रोवाइड्स फॉर द सेक्रेटरीट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली को अपना एक अलग स्टाफ प्रोवाइड किया गया है जो इसके बिजनेस को हैंडल करते हैं। अब इस स्टाफ से रिलेटेड इनकी जो रिक्रूटमेंट है, कंडीशन ऑफ सर्विस है, या इनकी जो अपॉइंटमेंट्स है, वो लेजिस्लेटिव असेंबली ही रेगुलेट करती है थ्रू लॉ। ठीक है, तो ये डोमेन भी लेजिस्लेटिव असेंबली को दिया गया है क्योंकि उन्हीं का सेक्रेटरियल स्टाफ जो है वो भी है। अब बट जब तक लेजिस्लेटिव असेंबली इस स्टाफ के लिए रूल्स रेगुलेशंस लॉज जो है उसको इंट्रोड्यूस करें, तब तक ये पावर्स जो है एलजी प्लस स्पीकर को दिए गए हैं। ठीक है, जब तक लेजिस्लेटिव असेंबली कोई लॉ इंट्रोड्यूस करे जिसके थ्रू इस स्टाफ की अपॉइंटमेंट्स को, इस स्टाफ की सर्विस को, इस स्टाफ के जो कंडीशंस ऑफ सर्विस है उसको रेगुलेट करने के लिए जब तक लेजिस्लेटिव असेंबली कोई लॉ इंट्रोड्यूस करे, तब तक के लिए एलजी एंड स्पीकर ये रूल्स बनाएंगे फॉर द सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। बट वंस लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो लॉ इंट्रोड्यूस करती है तो फिर उसी लॉ के हिसाब से ये सेक्रेटरीट जो है गवर्न हो जाएगा। अब जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, इनको एक काफ़ी स्पेशल पावर दिया गया है। जैसे जो ये पावर जो है सेंटर में यूनियन गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट को दिया गया है, और हमारी यूटी में ये पावर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिया गया है। तो सेक्शन 52 बताता है ये खास पावर है क्या। इट इज़ द पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस, ओके, ड्यूरिंग रिसेस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो समझने वाली हैं। पहले ऑर्डिनेंस है, फिर रिसेस है। ऑर्डिनेंस का मतलब है ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिया गया है, जो एक्सेप्शनल सिचुएशंस में, खास तौर से जब लेजिस्लेटिव असेंबली जो है रिसेस में हो। रिसेस में मतलब सेशन उसका नहीं चल रहा हो। जैसा मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बार बार ये चीज़ दोहराई है कि साल में कम से कम 3 सेशंस जो हैं वो असेंबली के होते ही हैं। बट कभी ऐसा हो कि ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाए कि असेंबली जो है वो सेशन में ना हो, तो सेशन में ना होने की वजह से असेंबली जो है किसी अर्जेंट मैटर पे लॉ भी नहीं बना सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? जब असेंबली रिसेस में हो, जब उसके मेंबर्स किसी सेशन में ना हो, असेंबली की एक तरह से आप मानिए छुट्टी चल रही हो, बट कोई ऐसी इमरजेंट सिचुएशन अराइज हो गई जहां पे लॉ का इंट्रोड्यूस करना, उस सिचुएशन को कंट्रोल करना किसी लॉ के थ्रू ज़रूरी है, तो उस टाइम पे एलजी जो है वो ऑर्डिनेंस को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डिनेंस का मतलब क्या है? ऑर्डिनेंस का मतलब ये भी एक तरह का लॉ ही है, बट फर्क सिर्फ ये है कि ये लॉ जो है असेंबली इंट्रोड्यूस नहीं करती है, ये लॉ जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर इंट्रोड्यूस करते हैं। तो अब लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है किस चीज पे लॉ बना सकते हैं? उन सारी चीजों पे वो लॉ बना सकते हैं जिस पे लेजिस्लेटिव असेंबली को पावर्स हैं लॉज बनाने के। ठीक है, जैसा हमने पिछले लेक्चर्स में देखा, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट पे लॉज बना सकती है। तो एग्जैक्टली एलजी के पास भी वही पावर्स है कि अगर सिचुएशन कोई ऐसी अराइज हुई जो सब्जेक्ट्स मेंशन है स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में, वो सिचुएशन उससे उस डोमेन में जो है उस आती हो, तो उस सिचुएशन के हिसाब से जो है एलजी जो है वो ऑर्डिनेंस को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इस ऑर्डिनेंस का इफेक्ट जो है, इस ऑर्डिनेंस का फोर्स जो है, इट इज सेम एज द एक्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। मगर अब ये ऑर्डिनेंस जो है, ये लॉ जो है, ये कब तक चलेगा? वंस असेंबली जो है वापस सेशन में आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल असेंबली सेशन में आई 1 मई को, तो 1 मई से कैलकुलेट किया जाएगा 6 वीक्स। ठीक है, 1 मई से हम देखेंगे 6 हफ्ते, ऑलमोस्ट 1 मंथ एंड 14 डेज ऑलमोस्ट। ठीक है,
तो तब तक के लिए ये ऑर्डिनेंस जो है ये इनफोर्स रहेगी। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल असेंबली का सेशन जो है वो 28 फरवरी को ख़त्म हो गया था। अब ऑर्डिनेंस जो है वो 1 मार्च को इंट्रोड्यूस की एलजी ने, ठीक है। तो 1 मार्च से ऑर्डिनेंस कंटिन्यूसली इफेक्ट में रहेगी अप टू द 6 वीक्स। बट कहाँ से ये 6 वीक्स कैलकुलेट किए जाएंगे? फ्रॉम द डे असेंबली जो है वापस सेशन में आ जाती है। अगर असेंबली 1 मई को सेशन में आ जाती है तो वहाँ से 6 हफ्ते कैलकुलेट किए जाएंगे। तब तक के लिए जो है ये लॉ जो है, ये ऑर्डिनेंस जो है, इसका इफेक्ट रहेगा, यानी 1 मार्च से लेकर 1 मई के बाद 6 हफ्ते तक। बट क्या इससे पहले भी असेंबली सेशन में आने के बाद इन 6 हफ्तों का वेट करने से पहले भी क्या इस ऑर्डिनेंस को खत्म कर सकती है? तो आंसर है यस, वो खत्म कर सकती है। अगर वो एक रेजोल्यूशन असेंबली पास करे कि इस ऑर्डिनेंस को खत्म किया जाता है तो 6 हफ्ते से पहले भी ऑर्डिनेंस को वापस खत्म किया जा सकता है। ये हमारा एक ऑप्शन था ऑर्डिनेंस को खत्म करने का, ये दूसरा ऑप्शन है। और तीसरा ऑप्शन है अगर एलजी ही ऑर्डिनेंस को विड्रॉ करे, ठीक है। ये विड्रॉवल पावर जो है एलजी के पास है, वो इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं इसको, वो विड्रॉ भी इसको कर सकते हैं। बट ये ऑर्डिनेंस पावर है, ये एक्सेप्शनल पावर है, ये नॉर्मल पावर नहीं है कि हर आए दिन जो है ऑर्डिनेंसेस पास हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी इस पे कहा गया है कि रेस्ट्रेन रखा जाए, जब एक्सेप्शनल सिचुएशन अराइज हो तब जाके इस पावर का यूज़ किया जाए, वरना आम तौर पे डेली अफेयर्स में इस ऑर्डिनेंस का रूट जो है वो ना लिया जाए। क्यों ना लिया जाए? क्योंकि देखिए, जब असेंबली में कोई लॉ डिस्कस होता है, कोई बिल डिस्कस होती है, तो उस पर एक्सटेंसिव डिस्कशन होते हैं। बट जब ऑर्डिनेंस के थ्रू आप कोई लॉ इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसमें असेंबली में डिस्कशन होता ही नहीं है, वो एज सच जो है इंट्रोड्यूस की जाती है। तो इसमें थोड़ा डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो फॉलो नहीं होता जितना लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू फॉलो होता है। इसी तरह से हमारा सेक्शन 53 जो है इट डील्स विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है इसका मतलब क्या है? हमारे पास असेंबली में लेट से 8-10 मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। तो उनका एक काउंसिल बन जाता है जिसको हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बट कितने ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो एक काउंसिल बना सकते हैं? तो हमारे इस JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में इसकी एक लिमिट दी है कि 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने मेंबर्स हैं उसका 10% जो है वो बनाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेट्स से हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है 100 मेंबर्स हैं, तो 100 मेंबर्स का 10% अगर आप करेंगे, ये आ जाते हैं 10 मेंबर। तो 10 मिनिस्टर्स जो हैं वो बनाएंगे हमारा काउंसिल। इसमें 11 नहीं हो सकता, 12 नहीं हो सकता, सिर्फ 10% तक इसको लिमिट रखना है। और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड जो होता है वो होता है CM, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का काम क्या है? इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का काम है टू एड एंड एडवाइस LG, लेफ्टिनेंट गवर्नर की हेल्प करना, उनको असिस्ट करना और कुछ मैटर्स में उनको एडवाइस करना। तो ये इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है अपनी ड्यूटी जो परफॉर्म करते हैं, कुछ में उनको डिस्क्रिशन है, यानी कि कुछ वो अपनी मर्जी से करते हैं, उनको इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ज़रूरत नहीं है। कुछ जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस की वजह से करते हैं। तो जहाँ पे एड एंड एडवाइस ज़रूरत है वहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो ये रोल एड एंड एडवाइस देने का परफॉर्म करते हैं। अब जब मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस के बगैर भी कुछ स्टेप्स ले सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं। कौन कौन से डिसीजंस वो ले सकते हैं? पहला, उन सारे मैटर्स पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली की कॉम्पिटेंस से बाहर है। विच फॉल आउटसाइड द कॉम्पिटेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली जिन मैटर्स पे लॉ पास नहीं कर सकती है, जिनमें उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो उन केसेस में
एलजी जो है वो अपने डिस्क्रिशनरी पावर्स का यूज कर सकते हैं, या अगर किसी लॉ के थ्रू एलजी को डायरेक्ट डिस्क्रिशनरी पावर्स जो है वो दिए जा रहे हैं तो उसमें भी वो अपना डिस्क्रिशन यूज कर सकते हैं। और तीसरा, एनी मैटर रिलेटेड टू ऑल इंडिया सर्विस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो, इन दो चीजों से कोई भी मैटर जो डील करता हो उसमें एलजी को डिस्क्रिशन है टू टेक डिसीजंस, टू प्रोवाइड हिज ओन ओपिनियन एंड विदाउट एक्टिंग ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब मसला है, अब अगर कभी डिस्प्यूट हो गया कि कौन सा मैटर जो है जिसमें एलजी का डिस्क्रिशन है और कौन सा मैटर है जिसमें एड एंड एडवाइस ज़रूरी है, हो सकता है कुछ ऐसे ग्रे एरियाज हो जहाँ पे क्लैरिटी ना हो कि क्या इसमें हमें एड एंड एडवाइस के हिसाब से चलना है या इसमें एलजी को अपनी मर्जी है। तो ऐसे डिस्प्यूट वाले केसेस में, ऐसे कन्फ्लिक्टिंग मैटर्स में एलजी का डिसीजन ही फाइनल होगा। वो ही खुद ही डिसाइड करेंगे कि क्या उनका डिस्क्रिशन इसमें बनता है या उनको इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस की ज़रूरत है। ठीक है, अब लेट से वो वाले मैटर्स जहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने एड एंड एडवाइस जो है एलजी को दी, तो ये एड एंड एडवाइस जो है ये एक इतना इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव मैटर है कि कोर्ट्स कैन नॉट इंक्वायर इनटू इट, नो इंक्वायरी फ्रॉम द कोर्ट। मतलब कभी कोर्ट में कुछ गवर्नमेंट के डिसीजंस जो है वो कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, अगर कोर्ट तक कोई गवर्नमेंट का डिसीजन पहुंच गया तो कोर्ट जो है उसकी इंक्वायरी में, हियरिंग्स में जो है वो इस पे क्वेश्चन नहीं उठा सकते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने क्या एड एंड एडवाइस जो है एलजी को दी है, वो उस पे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, ये कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर है। ठीक है, अब कुछ और प्रोविजंस जो है मिनिस्टर्स से रिगार्डिंग वो हमें सेक्शन 54 बताता है। फॉर एग्जांपल, सीएम जो है यहां पे हमने देखा इसको अपॉइंट कौन करता है, इसको अपॉइंट करता है एलजी। ठीक है, और जो हमने जैसे यहां काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखा, इन मिनिस्टर्स को अपॉइंट कौन करता है, इन मिनिस्टर्स को भी एलजी ही अपॉइंट करता है, बट ऑन द एडवाइस ऑफ द सीएम। सीएम जो एलजी को नाम फॉरवर्ड करेगा कि मेरे ये वाले मेंबर हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, इन वालों को जो है एज मिनिस्टर अपॉइंट करना है, तो एलजी जो है सिर्फ उन्हीं को एज मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे। अब जो ये मिनिस्टर्स हैं दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द एलजी। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि दे होल्ड ऑफिस until the pleasure, during the pleasure of the LG, इसका मतलब है कि LG has the power to remove the ministers। ये काफ़ी important power है जो LG के पास है। LG has the power to remove the ministers from the legislative assembly। और जो council of ministers है, ये इनकी जो फंक्शनिंग है, ओवरऑल फंक्शनिंग जो है, दे आर रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली एज अ होल। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है मिनिस्टर बन गए तो अपनी मनमानी करें, नहीं, दे आर बाउंड डाउन टू रूल्स एंड रेगुलेशन एंड दे हैव टू आंसर फॉर देयर एक्शंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। इसी तरह से कोई भी मिनिस्टर अपना ऑफिस ऑक्यूपाई करने से पहले उसको एलजी साहब जो है वो ओथ एडमिनिस्टर करते हैं, यानी उनको अपना ऑफिस ऑक्यूपाई करने से पहले कसम लेनी होती है। ठीक है, और ये कसम जो है अगेन पीछे भी हमने देखा, ये 4th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहां पे डिस्क्राइब की गई है। इसी तरह से अब क्या कभी ऐसा हो सकता है कि अगर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर ना हो तो क्या वो मिनिस्टर बन सकता है? ठीक है, हमारे इस जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ये प्रोविजन है और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजन है कि अगर कोई ऐसा बंदा है जो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं है, वो 6 मंथ्स तक मिनिस्टर बन सकता है। ठीक है, कितने महीने तक? 6 मंथ्स तक। बट 6 मंथ्स के बाद वो मिनिस्टर कंटिन्यू नहीं कर सकता है, जब तक वो लेजिस्लेटिव असेंबली को इलेक्ट ना हो, नॉमिनेट ना हो, या उसका वो मेंबर किसी तरह से ना बने। ठीक है, तो सिर्फ 6 महीने तक वो एज मिनिस्टर एक्ट कर सकता है विदाउट बीइंग ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब जो सैलरीज अलाउंसेस है मिनिस्टर्स की, वो कौन डिटरमिन करता है? वो असेंबली डिटरमिन करती है कि इनको कितनी सैलरी पे की जाएगी। अब जब तक असेंबली जो है वो डिसाइड करे कि क्या इनको अलाउंसेस पे करनी है, तो तब तक के लिए इट इज डिसाइडेड बाय द एलजी।
अगेन एलजी। तो आप देखिए एलजी का रोल हमारी जेएनके की पॉलिटी में कितना इंपॉर्टेंट है। ही अपॉइंट्स द मिनिस्टर्स, he appoints the chief minister, they hold office during the pleasure of the LG, he can remove them, ठीक है, he administers oath to them, he determines their salaries and allowances till a law is made by the assembly in this regard। तो LG जो है ये खाली कोई सेरेमोनियल फिगर नहीं है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर है हमारी जेएनके पॉलिटी में। इसी तरह से अब कंडक्ट ऑफ बिजनेस। देखिए असेंबली जो है ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ काफ़ी इम्पॉर्टेंट मैटर्स जो है वो डिस्कस होते हैं। हमारी जेएनके यूटी जो है वो किस तरह से चलेगी, वो सारा डिपेंड करता है कि अगर असेंबली इलेक्ट होगी तो असेंबली का कंडक्ट जो है वो किस तरह से होगा। तो अब देखिए जो जितने भी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस, एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है एलजी की तरफ से होती हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स एलजी को हैं एज पर सेक्शन 55 वो उन्हीं के नाम पर जो है एक्सप्रेस किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल असेंबली ने कोई एग्जीक्यूटिव डिसीजन लिया, देन इट इज एक्सप्रेस्ड इन द नेम ऑफ एलजी। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, जितने भी कोई ऑर्डर्स हैं या बाकी और कोई इंस्ट्रूमेंट है जो एलजी के नाम से एग्जीक्यूट होता है, तो एलजी ही जो है उसके रिगार्डिंग रूल्स बना सकते हैं कि वो उस ऑर्डर को, वो उस इंस्ट्रूमेंट को किस तरह से ऑथेंटिकेट करेंगे। फॉर एग्जांपल एलजी ने कोई एग्जीक्यूटिव डिसीजन लिया, देन इट इज़ हिज डोमेन कि वो खुद ही बताएंगे कि किन रूल्स के तहत जो है उनके नाम से जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स इशू हो, उनके नाम से जो है एग्जीक्यूटिव डिसीजंस जो है वो लिए जाएं। और ये पावर एलजी को कौन ग्रांट करता है? सेक्शन 55 ऑफ द जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इसी तरह से सेक्शन 56 जो है ये हमें बताता है चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी क्या है व्हेन इट कम्स टू द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर। यानी कि चीफ मिनिस्टर को जो है ही हैज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर। कौन सी इंफॉर्मेशन? पहला, जितने भी डिसीजंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेंगे रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स ऑफ जेएनके, ठीक है, इसके रिगार्डिंग जितने भी डिसीजंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेंगे वो उस सब की इंफॉर्मेशन जो है वो एलजी को होनी चाहिए। और ये कौन प्रोवाइड करेगा? ये प्रोवाइड करेगा सीएम। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डायरेक्टली उनको प्रोवाइड नहीं करेंगे, ये थ्रू जाएगा ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन एलजी खुद चाहे रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ जेएनके, वो खुद भी सीएम से कह सकते हैं कि मुझे जी इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, हाउ यू आर मैनेजिंग दीज एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, या आपने इसमें क्या डिसीजंस लिए हैं, आपने इस पर कैसे एक्ट किया है। वो पावर्स भी एलजी के पास हैं और वो उनको कौन प्रोवाइड करता है? सेक्शन 56। इसी तरह से वी हैव सेक्शन 57। दिस सेक्शन 57 जो है इट डील्स विद द अबॉलिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, इसको बिल्कुल ऐसा सच याद रखें कि सेक्शन 57 जो है इट डील्स विद द अबॉलिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए जो हमारा स्टेट था पहले जम्मू एंड कश्मीर का, इसमें हमारे पास दो हाउसेस थे। एक तो हमारे पास असेंबली थी और हमारे पास काउंसिल था। जैसे हमारे पास लोकसभा और राज्यसभा होता है, इसी तरह से स्टेट लेवल पे हमारे पास असेंबली होती है और काउंसिल होता है। आप मानिए ये हमारी स्टेट का लोकसभा होता है असेंबली, और ये काउंसिल जो है ये हमारा स्टेट का राज्यसभा होता है। बट ये अब अगर किसी स्टेट में दोनों हो, असेंबली भी काउंसिल भी हो, तो उसको बाई कैमरल लेजिस्लेचर बोलते हैं। अगर किसी जगह सिर्फ असेंबली हो और काउंसिल ना हो, उसको यूनिकैमरल लेजिस्लेचर बोलते हैं। तो हमारी जेएनके पॉलिटी के लिए जो स्ट्रक्चर चूज किया गया वो है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। यहाँ पे काउंसिल नहीं है, यहाँ पे हमारे पास क्या है? सिर्फ असेंबली है। ठीक है, तो आप जहाँ भी जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में सेक्शंस देखेंगे, आप सिर्फ वहाँ पे वर्ड असेंबली देखेंगे, काउंसिल आप कहीं नहीं देखेंगे, बिकॉज काउंसिल जो है वो हमारी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के लिए प्रोवाइड नहीं किया गया है।
तो अभी तक हमने जितना भी डिस्कशन देखा उसमें हम बार बार JNK की बात कर रहे थे, क्योंकि अभी तक जितने भी सेक्शंस हैं वो JNK से डील कर रहे थे। बट ये सेक्शन 58 जो है इट डील्स विद द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। अब हम लद्दाख की बात भी करेंगे। जिस तरह से JNK को एडमिनिस्टर करने के लिए LG अपॉइंट किया गया है, इसी तरह से यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को भी एडमिनिस्टर करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो अपॉइंट किया गया है। एंड दिस लेफ्टिनेंट गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 239 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये याद रखने वाली चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। President appoints the Lieutenant Governor of the Union Territory of Ladakh under Article 239। यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट को कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स हैं व्हेन इट कम्स टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, जो हमने JNK के केस में नहीं देखा। ये डिफरेंस आपको याद रखनी है, JNK यूटी और लद्दाख यूटी में क्या डिफरेंस है। JNK के केस में प्रेसिडेंट को ऐसे कोई स्पेसिफिक पावर्स नहीं दिए गए थे, बट लद्दाख के केस में वो पावर दिए गए हैं। वो पावर क्या है? सेक्शन 58 हमें बताता है कि प्रेसिडेंट जो है ही कैन मेक रेगुलेशंस फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट। ठीक है, ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो प्रेसिडेंट को अगर लगता है कि ही हैज टू मेक सम रेगुलेशन ताकि लद्दाख में पीस और ज़्यादा फैले, प्रोग्रेस हो लद्दाख की, अच्छी गवर्नमेंट आए वहाँ पे, तो प्रेसिडेंट कैन मेक रेगुलेशन। और ये रेगुलेशन कोई आम रेगुलेशन नहीं है। इस रेगुलेशन के थ्रू प्रेसिडेंट जो है ही कैन इवन अमेंड एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का कोई कानून जो है पास हुआ है उसमें प्रेसिडेंट चेंजेस ला सकता है थ्रू दिस पावर ऑफ रेगुलेशन। इनफैक्ट ना कि चेंजेस बल्कि पूरा का पूरा लॉ ही वो रिपील कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, खत्म कर सकता है पूरा का पूरा लॉ ही। क्यों? अगर उनको लगे कि ये लॉ जो है सूटेबल नहीं है लद्दाख के लिए, तो थ्रू हिज पावर ऑफ रेगुलेशंस ही कैन इवन रिपील एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ना कि पार्लियामेंट का ही बल्कि कोई और लॉ भी जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में एप्लीकेबल उस टाइम पे है। और ये जो रेगुलेशंस हैं दे हैव द सेम इफेक्ट एंड फोर्स एज द एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट। तो ये रेगुलेशन जो है कोई आम बात नहीं है। प्रेसिडेंट जो है इससे कोई एक्ट में चेंजेस भी ला सकता है, रिपील भी कर सकता है, या फिर अगर उनको लगे तो वो रेगुलेशंस के थ्रू जो है पीस, प्रोग्रेस और गुड गवर्नेंस के लिए जो है अपनी तरफ से डिसीजंस ले सकते हैं। ये मगर सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? ये लद्दाख के लिए। JNK के केस में ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ही हैज बीन प्रोवाइडेड विद एडवाइजर्स। ठीक है, ये एडवाइजर्स जो है ये LG की हेल्प करते हैं इन कैरिंग आउट डेली एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स, बट अल्टीमेट पावर्स जो है वो LG के पास ही फॉल करते हैं। हमारे आज के सेशन में इतना ही, सेक्शन 57 तक, तो सॉरी सेक्शन 58 तक। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 59 एंड ऑनवर्ड्स। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।